सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि आपके सामाजिक अध्ययन विषय के अतलग उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 61 से। दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपके पवन सीरीज के हैं और क्वेश्चन नंबर 60 तक मैंने आपको पार्ट 1 में कंप्लीट पढ़ा दिया है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स आप जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको पार्ट 1 के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 से पढ़ते हैं। यहाँ पर हम होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, 2019 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट थे। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये सन 1942 में स्टार्ट हुआ और जुलाई 14 से यानी कि 14 जुलाई 1942 से ये जो आंदोलन है ये स्टार्ट हुआ अंग्रेजों के खिलाफ कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया जिसका शीर्षक था भारत छोड़ो प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में कहा गया कि यदि अंग्रेज भारत पर से अपना नियंत्रण हटा लें तो भारतीय जनता विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपना योगदान देने को तैयार है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में कुछ संशोधनों के साथ कांग्रेस कार्य समिति ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और ये एक तरीके से ये बार बार एग्जाम में पूछता भी है कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कब से हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो ये 1951 से 1956 तक चली थी, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, ये पंचवर्षीय योजनाएं 5 वर्ष की होती हैं और इसमें अगले 5 वर्ष में देश के कृषि के विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं उसके लिए नीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, हर 5 साल पर। और इसी को हम योजना आयोग के नाम से जानते थे, लेकिन अभी इसको नीति आयोग कर दिया गया है। 2015 से इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है। तो भारत में चांदी मुख्यतः कर्नाटक में कोलार, राजस्थान में जाबर, बिहार में मानभूम, आंध्र प्रदेश में काड़िया आदि में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, सब 2019 में ही पूछे हुए प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हो। सुलह कुल महोत्सव हिंदू मुसलमान एकता के प्रतीक आगरा में मनाया जाता है। जो सुलह कुल महोत्सव है ये हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक है और यह आगरा में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। तो भारत सरकार ने पारदर्शिता युक्त शासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया, जिसे 15 जून 2005 में राष्ट्रपति की अनुमति मिली। अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। ऑलरेडी अगर आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है ललितपुर। ललितपुर जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे कम मात्र 242 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। सोनभद्र में 270, हमीरपुर में 275, महोबा में 279, चित्रकूट में 308 और जालौन में 370 और झांसी में 398 व्यक्ति रह रहे हैं। ये जो है जितने भी यहाँ पर तरीके से जिले दिए हुए हैं, जो सबसे तरीके से ललितपुर जो है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है। फिर उसके बाद नंबर आता है सोनभद्र का, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा है ललितपुर से। फिर सोनभद्र से थोड़ा सा ज्यादा हमीरपुर में है। फिर हमीरपुर से थोड़ा सा ज्यादा महोबा में, महोबा से थोड़ा ज्यादा चित्रकूट में है। ठीक है, तो ये जितने भी जिले यहाँ पर आप देख रहे हो ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं, लेकिन अगर सबसे कम पूछा जाए तो ललितपुर जिला है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु। ये क्वेश्चन भी पिछले ईयर्स में पूछा हुआ है, ऑलरेडी आप पिछली क्लास में देख चुके हो। क्वेश्चन नंबर 69 है, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। ऑलरेडी ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है पिछले ईयर्स में भी, और आप देखिए 2019 और 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो लिंगानुपात या लिंग का अनुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को ही कहते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार कब 2011 की जनगणना के अनुसार यह अनुपात
943:1000 था, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 943 या 943 महिलाएं हैं केवल। क्वेश्चन नंबर 70 है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो अगर हम उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं की बात करें, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिनेशा वाचा, योगेंद्र चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि थे। ठीक है, या उदारवादी दल के नेता या नरम दल के नेता भी इनको हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घटित हुई। चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत भीड़ ने पुलिस के 21 जवान व थानेदार को थाने में बंद करके आग लगा दी। चौरी चौरा की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? इस घटना में भीड़ ने पुलिस के 21 जवान व थानेदार को थाने में बंद करके बाहर से आग लगा दी थी। तो स्वाभाविक सी बात है, ये कौन थे? अंग्रेज ही थे जो बहुत परेशान कर रहे थे। लोगों ने तंग आकर के ही ऐसा किया होगा। लेकिन चूंकि गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, उसमें ये चीज क्लियर थी कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर इतने सारे लोग को जिंदा जला दिया गया। इस वजह से इस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। तो दोस्तों, इस तरीके से जो असहयोग आंदोलन था, गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, क्योंकि उनका कहना था कि हम कोई भी जो लड़ाई है, वो कोई भी लड़ाई है वो हम अहिंसा से जीतेंगे, हिंसा से नहीं। तो इस वजह से इन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 72 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो गांधी जी ने 5 अप्रैल को दांडी यानी कि दांडी पहुंच करके 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ दिया। आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार निश्चित किया गया कि प्रत्येक गांव गैर कानूनी नमक लाए या बनाए। बहनों को मादक पदार्थों की दुकानों, अफीम के अड्डों तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। प्रत्येक घर में बूढ़े व युवक सभी तकली चलाकर सूत काटें। विदेशी वस्त्र जला दिए जाएं। हिंदू छुआछूत की भावना का त्याग करें। सरकारी कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र देकर अपना जीवन जन सेवा में लगाएं। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम। और ऑलरेडी आपको पता है कि गांधी जी ने 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ भी दिया था, पहुंच करके दांडी यात्रा के माध्यम से। और हमारे ही देश का समुद्र, हमारे देश का पानी और हमारे देश का बना हुआ नमक, और अंग्रेज उस पर कर लगा करके हमें उस नमक को देते थे, उस पर टैक्स लगाते थे। इस वजह से हमारे देश के लोगों ने इसका विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, जिन्ना ने गांधी जी पर क्या आरोप लगाए थे? तो जिन्ना ने गांधी जी के नेतृत्व की वैधता पर ही आरोप लगा दिया था। जिन्ना ने लिखा था कि जब तक आप प्रतिनिधि की हैसियत प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक आपके द्वारा किसी भी प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताक्षर करने का सवाल ही नहीं उठता। 2018 में उन्होंने ये बात कही थी गांधी जी पर। इसके अलावा उन्होंने हिंदुत्व का भी आरोप लगाया था कि हिंदुओं को लेकर के चलते हैं, और इसी की वजह से हमारे देश का बंटवारा भी हुआ था। जिन्ना जी का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। क्वेश्चन नंबर 74 है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? तो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। ऑलरेडी आपको पता है लाला लाजपत राय, इनकी जो मृत्यु है वो क्यों हुई थी? 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान लाठीचार्ज हुआ था और उसमें यह बुरी तरीके से घायल हो गए थे, और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय को लाठियों की वजह से ही इनकी ही डेथ हो गई थी। इतना अधिक अंग्रेजों ने तरीके से कह सकते हैं हम इनको मारा था जानबूझ करके। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों, आप देखिए सबके सब अतिलघुत्तरीय प्रश्न है और इतना बड़ा बड़ा पूछ लिया है, जबकि इतना बड़ा बड़ा आंसर अगर आप लिखने लगोगे तो अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में चूंकि 1 नंबर का प्रश्न होता है, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि बहुत लंबा मत लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो देखिए सबसे पहला तो यही शिक्षा और डिजिटल इंडिया। दूसरा, भारतीय इतिहास में महिलाओं की शक्ति। तीसरा, स्वतंत्रता के बाद से अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव हुए। चौथा, मतदान का अधिकार। पांचवा, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के विविध कार्यक्रम। छठवां, विविधता में एकता। सातवां, उत्पादन के मामले में।
और 8वां भारतीय रेलवे का नेटवर्क और 9वां भारतीय सशस्त्र बल आदि। क्वेश्चन नंबर 76 है, यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए इसके कार्य बताइए। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके कार्य क्या है? इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार झगड़ों का निपटारा करना, ये सब यूनेस्को के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य है शिक्षा एवं संस्कृति के अंतरराष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? तो द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में उत्तर दक्षिण की ओर फैला है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तथा दूसरा केरल राज्य के पश्चिम में अरब सागर के बीच है, जिसे लक्षद्वीप समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं तथा अधिकांश भूमि ढालू है, घने जंगल है जहां नारियल खूब पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वतों की दिशा, सागरीय प्रभाव, पवन दिशा, वायुमंडलीय दबाव, जल स्थल वितरण, धरातलीय बनावट, ये सभी भारत की जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से पर्वत कहाँ हैं, नदियां हैं, इसके अलावा धरातलीय बनावट कैसी है, और अक्षांशीय की स्थिति क्या है देश की हमारे, पवन की दिशा कैसी चलती है, वायुमंडल का क्या दबाव है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, इन सब का जलवायु पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसी वजह से हर देश की जलवायु जो होती है वो थोड़ी थोड़ी अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती है? बाढ़, भूकंप, इसके अलावा भूस्खलन, महामारी, ये सब प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आंधी तूफान, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, चक्रवात को और किन किन नामों से हम जानते हैं? तो चक्रवात, बवंडर, झंझावत, घूर्णी वायु आदि। 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 81 है, पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम बताइए। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? हम सभी को पता है, ओजोन परत रोक देती है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि अब ओजोन परत में भी छेद होने लगा है, क्योंकि इतना अधिक प्रदूषण होने लगा है, जिसकी वजह से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धीरे धीरे हमारे शरीर पर पड़ने लगी हैं। तो त्वचा के कैंसर का कारण होती हैं पराबैंगनी किरणें। और सन बर्न यहाँ पर होगा, वर्ड लिखा हुआ है सन बर्न, यहाँ पर ब रहेगा, यहाँ पर ना रहेगा। सन बर्न का मुख्य कारण होती हैं, आंखों के लिए भी ये हानिकारक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन किन कार्यों में होता है? तो पेड़ पौधे मिट्टी के जल के साथ खनिज लवण का अवशोषण करते हैं एवं जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मिट्टी का उपयोग बर्तन निर्माण जैसे कि सुराही, मटके, कुल्हड़ आदि बनाने में किया जाता है, और मिट्टी का उपयोग भवन बनाने में भी करते हैं। भवन, ईंटों आदि को बनाने में भी हम मिट्टी का ही प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है? तो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणुकूट शक्तिनगर मार्ग पर पिपरी पर स्थित है। यह रिहंद नदी को बांध कर बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, ये सोनभद्र जिला भी याद रखिएगा। देखिए, किस जिला किस नदी पर पूछा है अच्छे से। ठीक है, तो रिहंद नदी पर, और जिला क्या है? सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 84 जो कि 2017 में पूछा हुआ है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रूसी निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावास्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने 17 नवंबर सन 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 85 है, यंग इंडिया नामक समाचार पत्रिका किसके द्वारा निकाली जाती थी? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो यंग इंडिया नाम की जो तरीके से समाचार पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी ये, और इसका संपादन किया था गांधी जी ने। गांधी जी के द्वारा ये प्रकाशित की जाती थी, और ये पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ये भी याद रखिएगा।
2017 में पूछा हुआ प्रश्न था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए। तो ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, भेदभाव नीति, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश, ये सब ही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण थे। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, रानी अवंतीबाई कौन थी? तो रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी, जिनकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 88 है, श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? तो ये एक आयरिश की निवासी थी या आयरलैंड की निवासी थी कह सकते हैं। आयरिश महिला थी, तो ये आयरलैंड की रहने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 89 है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई। इसकी स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम को दिया जाता है। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 90 है, राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मिश्रा, पृथ्वी चंद्र राय, ये सब क्या थे? उदारवादी दल के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 91 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए। तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ दिया गया था और ये प्रमुख कार्यक्रम थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के। क्वेश्चन नंबर 92 है, मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए। तो इसमें ऋतुओं में परिवर्तन के अनुसार जलवायु दशाओं, तापमान, वायुदाब, हवाओं की दिशा, वर्षा आदि में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, जेट वायुधारा किसे कहते हैं? वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है उसे जेट वायुधारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल आदि। क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है? बांध परियोजना का नाम भी लिखिए। तो रिहंद बांध परियोजना सोनभद्र जिले में स्थित है। ऑलरेडी अभी आप लोगों ने देखा भी है। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं, चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो वन बचाओ या पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऑलरेडी पिछली क्लास में बहुत विस्तार से मैंने आप लोगों को चिपको आंदोलन के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 97 है, जैव विविधता किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों को ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता, यानी कि एक ही स्थान पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और उनमें जो अलग अलग विविधताएं होती हैं वही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। सभी जीवों में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि प्रकृति ने उन्हें दी है। क्वेश्चन नंबर 98 है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। तो जनाधिक्य के से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से है। क्वेश्चन नंबर 99 है, सन 1857 क्रांति का नेतृत्वकर्ता किसे चुना गया था? तो इस क्रांति या आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को बनाया जाना सभी ने स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 100 है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी? तो डलहौजी देसी राज्यों को किसी न किसी बहाने से अंग्रेजी राज्य में मिलाता जा रहा था। इस कारण सभी राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 101 है, सन 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे? तो अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। उन्हें लगता था उन्होंने भारतीयों पर पूरी तरीके से शासन कर लिया है और वो बिल्कुल नौकरों की तरह ट्रीट करते थे हमारे देश के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 102 है, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सैन्य कारण क्या थे? तो सेना में भारतीयों के साथ वेतन तथा पदों से संबंधित भेदभाव, कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। क्वेश्चन नंबर 103 है, 1857 की क्रांति के संदेश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आंदोलनकारियों ने रोटी तथा कमल के फूल को इस विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया था, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की संघर्ष तिथि क्या थी? तो 31 मई 1857 की जो तिथि है वो निश्चित की गई थी, लेकिन जो संग्राम है वो स्टार्ट हो गया था मार्च से ही। क्वेश्चन नंबर 105 है, कानपुर में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने संभाला? तो कानपुर में नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया था
अजीम उल्ला खां उनके सहयोगी बने। नाना साहब जब नेपाल जेल में बंद किए गए उनके उसके उपरांत तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाल ली। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर लखनऊ में किसने संभाली? तो अवध की राजधानी लखनऊ में लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने संभाली। अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य के बाद हजरत महल नेपाल चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 107 है, सन 1857 के आंदोलन की विफलता का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही रूप से ब्रिटिश साम्राज्य पर या अंग्रेजों पर निर्भर हो गया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने हमें 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखा। क्वेश्चन नंबर 108 है, सन 1857 की क्रांति का विस्फोट तय तिथि से कितने दिन पहले हो गया था? तो क्रांति की तिथि 31 मई 1857 थी, किंतु 10 मई 1857 को ही क्रांति का विस्फोट हो गया था। ऑलरेडी आपको पता है क्यों हुआ था, मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी थी। क्वेश्चन नंबर 109 है, सन 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया था। लॉर्ड कैनिंग ने। क्वेश्चन नंबर 110 है, अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 111 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 112 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में हुई थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 113 है, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना जो है ये मदन मोहन मालवीय जी की ही देन है। 1916 में की गई थी और 2016 में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 114 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने और कब की? तो 1906 में आगा खां ने की थी। क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं, वर्ष 1983 में शिकागो में आयोजित सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, जहां पर उन्होंने सभी लोगों को भाइयों और बहनों कह के संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 116 है, आधुनिक भारत के जनक तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। सती प्रथा का विरोध किया था इन्होंने, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 117 है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1863 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 118 है, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो 1772 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 119 है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 120 है, प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस तरीके से टोटल 120 प्रश्नों को आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 120 प्रश्न खत्म कर लिया आपने 2 पार्ट में। दोस्तों टोटल 305 प्रश्न है, इनको हम 5 पार्ट में खत्म करने वाले थे, जिसमें से हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब 3 पार्ट और बचे हुए हैं, उनको भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा का पूरा देखने के लिए। दोस्तों अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके या मैसेज करके आप सारी की सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। आपको अगर सारे विषयों के नोट्स चाहिए, क्लासेस, मास्टर क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, पूरे के पूरे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।